नमस्कार छात्रों, जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे, आज के इस वीडियो में बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए मैं एक नया अध्याय लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आज का अध्याय है बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय। अगर आपने अपना सिलेबस देखा होगा तो उस सिलेबस में प्लासी के युद्ध को दिया गया है। उसी संदर्भ में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। छात्रों, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना एक तरह से बंगाल से मानी जाती है। बंगाल भारत का पहला ऐसा राज्य था जहाँ पर अंग्रेजों ने अपना राज्य स्थापित किया। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और सबसे पहले एक व्यापारी के रूप में कैसे अंग्रेजों ने बंगाल में प्रवेश किया उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा कि 1651 में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी हुगली में स्थापित की। यहाँ पर इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी, उस समय शाह शुजा जो था उसकी अनुमति प्राप्त करके उन्होंने अपनी पहली कोठी हुगली में स्थापित की। उसी वर्ष 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। तत्पश्चात 1698 ईस्वी में तत्कालीन सूबेदार अजीम हुसैन ने मात्र 1200 रुपये वार्षिक कर के बदले में अंग्रेजों को सुल्तानती, कालीघाट और गोविंदपुर की सूबेदारी प्रदान की, जहां पर आगे चलकर जॉब चार्नोक नामक अंग्रेज अधिकारी ने इनको मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी। फिर 1760 में मुगल शासक फर्रुखसियर बना, जिसने अंग्रेजों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई और उन्होंने फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दी जाने वाली सुविधाओं की और अधिक पुष्टि कर दी और उन्होंने आसपास की जमीनों को किराए पर लेने की अनुमति भी अंग्रेजों को प्रदान की। इस चीज को 1717 में मुगल शासक फर्रुखसियर ने जो फरमान जारी किया उसको अंग्रेजी राज्य का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। एक तरह से अगर हम इस चीज पर नजर डालें तो दिन प्रतिदिन अंग्रेजों का बंगाल पर प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था, बंगाल पर उनका अधिकार बढ़ता जा रहा था। इस समय की स्थिति देखें, 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब 1707 में अलाउद्दीन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके पश्चात जो भी मुगल शासक हुए उनमें इतनी काबिलियत नहीं थी कि वह अपने पूर्व के शासकों के द्वारा जो एक बड़ा विशाल मुगल साम्राज्य स्थापित किया गया था उसको सुरक्षित रख सके, जिसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों ने उसका फायदा उठाना शुरू किया और धीरे धीरे इन राज्यों के माध्यम से वह अपने प्रभुत्व में वृद्धि करते रहे। अब हम बात करते हैं बंगाल के स्थानीय शासक और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष की, कि वह संघर्ष कैसे प्रारंभ हुआ और यह संघर्ष प्लासी के युद्ध तक पहुंच गया। इस चीज पर हम आगे अब चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार केंद्रीय सत्ता के पतन के बाद जब केंद्र में मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया तो मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फायदा भारत के विभिन्न स्थानीय शासकों ने, स्थानीय राजाओं ने उठाया। जो लोग उस समय मुगलों के अधीन एक सूबेदार थे, उन्होंने कमजोर केंद्रीय स्थिति का फायदा उठाकर अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। इसी प्रकार का एक नाम हमें यहाँ पर मिलता है जिसका नाम था अलीवर्दी खां। इस अलीवर्दी खां ने केंद्र की कमजोर सत्ता का फायदा उठाकर 1741 ईस्वी में बंगाल और बिहार के नवाब को पराजित करके वहां का जो नायाब था सरफराज खां, उससे विद्रोह करके उसने बंगाल और बिहार पर अधिकार कर लिया और स्वयं को वहां का नया नवाब घोषित कर दिया। इस प्रकार हमें पता चलता है कि अलीवर्दी खां ने बंगाल के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1741 ईस्वी में की। अलीवर्दी खां के समय में भी अंग्रेज बंगाल में स्थित थे। अलीवर्दी खां अंग्रेजों की
नीयत को अच्छे से पहचानता था। उसने एक बात कही थी कि अंग्रेज उस मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं कि जिसको अगर न छेड़ा जाए तो वह शहद देंगे, लेकिन अगर उनको छेड़ दिया तो वह काट देंगे। नवाब अलीवर्दी खां अंग्रेजों की नीयत से अच्छी तरह वाकिफ था और वह अंग्रेजों को कंट्रोल में रखना चाहता था, लेकिन उसी समय मराठों के आक्रमण के कारण अलीवर्दी खां अगले 15 सालों तक मराठों के साथ युद्ध में उलझ गया और वह अंग्रेजों के प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसका दोहिता सिराजुद्दौला अगला नवाब बना। 1756 में अलीवर्दी खां के खुद का कोई पुत्र नहीं था, इसकी 3 पुत्रियां थी। उन 3 पुत्रियों में जो सबसे छोटी पुत्री थी, उस पुत्री का पुत्र था सिराजुद्दौला, जिसको अलीवर्दी खां ने अगला बंगाल का नवाब बनाया। इस प्रकार अब हमारे सामने 1756 में सिराजुद्दौला नामक एक 17 वर्षीय युवक एक नवाब के रूप में हमारे समक्ष आता है। न मरने से पहले अलीवर्दी खां जो रिश्ते में इसके नाना होते थे, उन्होंने सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के प्रति सावधान रहने की नसीहत दी थी। अतः आगे हम देखेंगे कि जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा तो इसके और अंग्रेजों के संबंध कभी भी सौहार्दपूर्ण नहीं रहे, इनके संबंध और अधिक बिगड़ते रहे और जिसका परिणाम हमें प्लासी के युद्ध के रूप में देखने को मिलता है। अगली कड़ी में हम प्लासी के युद्ध से नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य संबंध किस प्रकार के रहे, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।